बीजापुर में शिवाजी का आखिरी दिन। बड़े लेकिन जीर्ण शीर्ण दो राज्यों के बीच के सीमावर्ती जिलों में एक मजबूत नई शक्ति उदय होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण बिजेंटिन साम्राज्य और सेल्जुकद अमीरात के बीच सीमावर्ती देश में ओटमनस का अचानक उदय होना है। ना ही बड़े राज्यों का बर्बाद होना असामान्य है, उनके बीच उभर रही नई शक्ति की किसी सकारात्मक श्रेष्ठता से कम और उनके परस्पर विनाशकारी शत्रुता से अधिक। फारसी और रोमन दोनों साम्राज्यों के खिलाफ अरबों की सफलता एक उदाहरण है। इसलिए बीजापुर और मुगल प्रभुत्व दोनों की सीमाओं पर शिवाजी के पारिवारिक जागीरों की भौगोलिक स्थिति पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि जमीन की यह पट्टी शिवाजी के दादा को एक मुसलमान राजकुमार द्वारा अरेबियन नाइट्स की याद दिलाते हुए दी गई थी। वास्तव में एक नए साम्राज्य का मूल साबित होने वाला था। जब बीजापुर के अधिकारियों को पता चला कि शाहजी के उपद्रवी बेटे को इतना दूर भेज दिया गया है, तो उन्हें राहत मिली होगी। इतनी दूर पर उस लड़के द्वारा किया गया कोई भी काम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, और वैसे भी उसे सेना के अधिकारियों द्वारा उचित दंड दिया जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ परिस्थितियों में बीजापुर से उनकी दूरी ही उनके लिए फायदेमंद थी। फिर मुगल सीमा के करीब होना भी उनके लिए फायदेमंद था। शाही सेनाओं से कोई मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि संधियों और गठबंधन की पृष्ठि के बावजूद उत्तर को एकीकृत करने वाला प्यूरिट और बीजापुर के बीच बहुत कम सहानुभूति थी, जिसमें उसके शिया सुल्तान, उसकी शैक्यापन और गैर इस्लामी रीति रिवाज, स्वतंत्र संप्रभुता के उसके बार बार के दावे शामिल थे। लेकिन बीजापुर से शिवाजी के लौटने के समय ये सभी विचार काल्पनिक प्रतीत होते। किसी भी सरकार को परेशान करने की बात तो दूर, यह असंभव लगता था कि शिवाजी और उनकी मां अपनी जमीन पर रह पाएंगे। ये जमीनें जो भाड़े के सैनिकों की सेनाओं द्वारा पार की गई और फिर से पार की गई एक जंगल में तब्दील हो गई थी। अधिकांश गांव गायब हो गए थे और खेती के लिए बहुत कम खेत बचे थे, और उन्हें जोतने के लिए बहुत कम आदमी थे। बर्बाद और हताश कई किसान डाकू बन गए थे और उस रास्ते से आने वाले कभी कभार काफिलों पर हमला कर देते थे। सेनाओं के कहर के बाद 1631 से 32 का अकाल आया, जो पश्चिमी भारत में अब तक का सबसे भयानक अकाल था। और जैसे जैसे लोगों की संख्या कम होती गई, जंगली जानवर बढ़ते गए। भेड़िया असहनीय संकट बन गए। वे झुंड में गांवों पर हमला करते थे और भूखे किसान उनके सामने लगभग असहाय हो जाते थे। शिवाजी अब 13 वर्ष के हो चुके थे। उनके पिता ने दादाजी कोंडदेव नामक उस जिले के एक ब्राह्मण को अपना शिक्षक और प्रबंधक नियुक्त किया था। बहुत से अंग्रेजों के लिए ब्राह्मण शब्द में कुछ हद तक भयावहता है। यह पुरोहितवाद, रूढ़िवाद और धूर्तता का संकेत देता है, और भारत आने वाले कुछ पर्यटकों ने अपनी बाद की यात्रा पुस्तकों में ब्राह्मण जाति के कई अनाकर्षक गुणों का उल्लेख किया है। लेकिन जो लोग ब्राह्मण परिवारों को करीब से जानते हैं और उनके साथ रहते हैं, वे निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि चाहे उनमें कोई भी कमी क्यों ना हो, पश्चिमी भारत के ब्राह्मण विद्वान और विनम्र, समर्पित और सबसे वफादार मित्र होते हैं। उनका पारिवारिक जीवन एक अनोखी मिठास वाला होता है। फिर भी वे अपने सख्त धर्म के प्रति कठोर लगाव से अनुशासित होते हैं। वे गंभीर, दुबले पतले, लंबे सिर और गोरी आंखें वाले पुरुष होते हैं। उनकी स्त्रियां अत्यंत सुंदर और अक्सर बहुत सुंदर होती हैं। ब्राह्मण अभिजात वर्ग में शिवाजी के शिक्षक एक बेहतरीन उदाहरण थे। उनकी भक्ति कहावत बन गई है। उनका एक जुनून अपने युवा स्वामी की सेवा करना था। वह अपनी ईमानदारी में विलक्षणता की हद तक सख्त था। इसके उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित कहानी कही जाती है। उसने शिवाजी के जमीन पर
एक बाग लगवाया था और उसने नौकरों को चेतावनी दी थी कि कोई भी पेड़ों से फल चुराएगा उसे सजा दी जाएगी। एक दिन वह खुद दोपहर के समय बाग में खड़ा था। उसे प्यास लगी थी और उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया और एक पका हुआ आम तोड़ दिया जो उसके सामने ललचाने वाले ढंग से झूल रहा था। एक क्षण बाद उस नौकरों को दी गई चेतावनी याद आ गई। वह पश्चात की पीड़ा में डूब गया, यह सोचकर कि लोग कहेंगे। वह यह देखने के लिए उतना ही तैयार था कि दूसरे लोग उसके मालिक की संपत्ति से हाथ ना हटाएं जितना कि वह उसका अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए तैयार था। उसने तलवार मंगाई और अपराधी का हाथ काट डालने के लिए तैयार हो गया। नौकरों ने उसे चारों ओर भीड़ लगा ली और रोते हुए उसे इतनी असाधारण आत्मदंड देने से रोकने की कोशिश की। हालांकि उसने अपनी तलवार एक तरफ रख दी, लेकिन उसने अपने दाहिने हाथ के लिए बिना आस्तीन का कोट पहन लिया। अगर भारत में अक्सर उद्धृत यह कार्य अंग्रेजी पाठकों को प्रभावित और नाटकीय लगता है, तो यह याद रखना चाहिए कि मध्ययुगीन यूरोप में, जहां जीवन का स्वर उतना ही नाटकीय और भावनात्मक वातावरण उतना ही अत्यधिक अवशेषित था जितना कि मुगल भारत में, यह ना तो अजीब होता और ना ही असामान्य। दादाजी ने केवल एक संत और विद्वान थे, वे एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने खुद को एस्टेट को उसकी पूर्व समृद्धि के कुछ हद तक बहाल करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भेड़ियों के प्लेग से शुरुआत की, प्रत्येक भेड़ियों को मारने के लिए अपनी बचत से इनाम की पेशकश की। पहाड़ी लोगों ने भेड़ियों को मारना कभी कभार आने वाले कारवां पर छापे मारने से ज्यादा फायदेमंद पाया और जल्द ही भेड़ियों का देश खाली कर दिया गया। फिर दादाजी ने उन किसानों को अपने खेतों में वापस लाने की कोशिश की जो जंगल में भाग गए थे और डाकू जीवन जी रहे थे। उन्होंने उन्हें श्रेणीबद्ध दरों पर अच्छी जमीन देने की पेशकश की गई। पहले साल के लिए 1 रुपया, दूसरे साल के लिए 3 रुपए और छठे साल में 20 रुपए तक का नाम मात्र किराया। पहाड़ी इलाकों के कई आदिवासी इस प्रस्ताव से आकर्षित हुए, अपने जंगलों और पहाड़ी गांवों को छोड़कर शिवाजी की जागीर में बस गए और समय के साथ उनके उत्साही अनुयायी बन गए। दादाजी ने ग्रामीण इलाकों को डाकुओं से बचाने के लिए सशस्त्र रक्षकों के रूप में अन्य पहाड़ी लोगों की भर्ती की। कई सालों बाद पहली बार ग्रामीणों को लगातार खतरों से राहत मिली। आत्मविश्वास वापस लौटा, घरों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और मंदिरों में कृतज्ञता भरी प्रार्थनाएं की जाने लगी। शिवाजी की भूमि का मुख्य गांव पूना था। पूना के नाम से मशहूर इस जगह को एंग्लो इंडियन कहानियों के लिए मशहूर माना जाता है, लेकिन ऐसी सभी पूर्व धारणाओं को खारिज कर देना चाहिए और समझाना चाहिए कि 300 साल पहले पूना एक छोटा सा गांव था जो सिर्फ अपने मंदिरों और पुजारियों की रूढ़िवादिता के लिए जाना जाता था। शिवाजी के बीजापुर से लौटने के समय ये मंदिर भी खंडहर हो चुके थे। गांव को कई बार लूटा गया था और अब यह पूरी तरह से वीरान हो चुका था। बस कुछ मछुआरे बचे थे जो मूता नदी के किनारे रहते थे। जब आखिरी मुस्लिम सेना उस रास्ते से गुजरी तो कमांडर ने सभी घरों और दीवारों को गिरा दिया और नाराजगी भरे अंतिम इशारे के साथ गधों के एक दल को हल में जोत कर नदी के पार ले जाने का आदेश दिया।